यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट का यहाँ पर डे 4 है, ठीक है। डे 4 हम लोग ने यहाँ पर सुबह टारगेट आपको दिए थे, ठीक है। क्या क्या टारगेट है यहाँ पर, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी, राइट। तो उससे मैंने टारगेट आपको सुबह दिया हुआ था, उसको लेकर के यहाँ पर टारगेट में यहाँ पर आज MCQs देखेंगे डे 4 का, ठीक है। जो भी यहाँ पर हम लोग स्टैटिक का टारगेट था हमारा, जो पॉलिटी का था, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर MCQs देखेंगे। बाकी आपने यहाँ पर किया होगा, पढ़ा होगा इसको टॉपिक को, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ से MCQs को, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। टोटल यहाँ पर 27 क्वेश्चन आज होंगे इसमें, ठीक है। आते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से, विषय है मूल अधिकार विशेषताएं 12-13 को लेकर के यहाँ पर देखते हैं। इसमें पहला बोला है मूल अधिकारों की प्रवृत्ति और प्रकृति और विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। पहली बात, मूल अधिकार असीमित नहीं है, बल्कि ये वाद योग जो जस्टिसेबल है वो होते हैं, और राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मूल अधिकार जो होता है यह सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर देश की, और बल्कि यहाँ पर देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता के आधार पर राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। वाद योग्य जो होता है जस्टिसेबल होने का अर्थ होता है कि यदि इनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, ये आप इसके बारे में मान सकते हो। जस्टिसेबल मतलब ये होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा, ये अधिकार केवल राज्य की मनमानी की कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध हैं, निजी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध नहीं होंगे। सेकंड बात गलत है, क्योंकि UPSC ये हमेशा इस टाइप से घुमाता है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, अधिकांश यहाँ पर जो अधिकार होते हैं राज्य के खिलाफ होते हैं, लेकिन कुछ अधिकार जैसे आर्टिकल 17, ठीक है, अस्पष्टता का, आर्टिकल 23 जो आपका मानव तस्करी है, वो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध होंगे। तो सेकंड बात गलत हो जाएगा, पहला सही है। तीसरा, अधिकांश मूल अधिकार स्वयं प्रवर्तित है, जबकि यहाँ पर कुछ को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता होती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश अधिकार स्वयं परिवर्तित हैं, यानी यहाँ पर उन्हें लागू करने के लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 17, ठीक है, 21A, राइट, और 23A और 24, ये सब में प्रभावी दंडी बनाने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 35 देता है। तो 3 और 1 करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3 दो बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 12 के तहत निम्नलिखित अनुच्छेद 12 के तहत निम्नलिखित राज्य स्टेट की परिभाषा के संबंध में विचार करना है। भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिका, पंचायत, जिला, ठीक है, और वैधानिक जो हैं, गैर वैधानिक जो प्राधिकरण LIC, ONGC और ये सब। तो बोला है कि इनके तहत यहाँ पर राज्य की परिभाषा के बारे में विचार करना है। क्या बोला है, तो यहाँ से इसमें बोला कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में से कौन से यहाँ पर शामिल होगा, इन चारों बातों में लेकर के। देखो, इसके साथ अगर शामिल होंगे तो ये सभी शामिल हो जाएंगे, चारों स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला है इसमें केंद्र, यहाँ पर भारत सरकार को संसद, ठीक है। दूसरा, राज्य सरकारों को लेकर के विधानमंडल। तीसरा, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्याय, है ना, और अन्य निकाय जैसे कि यहाँ पर LIC, ONGC, सेल, है ना, यहाँ तक कि यहाँ पर गैर वैधानिक या वैधानिक जो होते हैं उसकी संस्था सरकारी कार्य करती है या सरकार से वित्त पोषित लेती है। तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके अनुसार राज्य की ओर से काम करने वाली निजी संस्थाओं को अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की मानी जा सकती है। तो यहाँ पर चारों बातें इसकी करेक्ट होंगी। आंसर क्या होगा, इन चारों का स्टेटमेंट सही है, जो यहाँ पर राज्य की परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें 12 में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुच्छेद 13 और न्यायिक समीक्षा के संबंध में विचार करना है, जुडिशियल रिव्यू। अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली सभी विधियां शून्य होंगी, पहली बात। तीसरे का स्टेटमेंट यहाँ से पहला करेक्ट है। दूसरा, विधि लॉ शब्द के अंतर्गत केवल यहाँ पर संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित स्थायी कानून ही शामिल होंगे, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 13 जो 13 है इसमें विधि या लॉ है, उसका अर्थ काफ़ी बड़ा है, जिसमें यहाँ पर न केवल स्थायी कानून बल्कि यहाँ पर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस होता है, आदेश, उपनियम, नियम, अधिसूचना, यहाँ तक कि यहाँ पर जो रूढ़िवादी या प्रथाएं होती हैं जिनका प्रभाव कानून जैसा भी हो सकता है वो शामिल होते हैं। तो सेकेंड बात गलत होगा। तीसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 13 के तहत किसी भी ऐसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है। ये कथन न्यायिक समीक्षा की शक्ति रहता है, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल जो 32 है उसके और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत कानून को संवैधानिक घोषित कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 3 और 1 करेक्ट है, सी आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, संविधान संशोधन और मूल अधिकारों के बीच टकराव के ऐतिहासिक के संबंध में विचार करना है। केशवानंद भारती मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय
ने व्यवस्था दी थी कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मूल अधिकार को वापस ले सकती है, बशर्ते कि वह मूल ढांचे का उल्लंघन न करे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही बात है। सेकेंड बात है, ये बोला कि आर्टिकल जो 13 है इसके अनुसार संविधान संशोधन को विधि या लॉ नहीं माना जाता है, इसलिए इसे मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, वर्तमान स्थिति में उसके अनुसार संसद के मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति असीमित होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संसद की शक्ति असीमित नहीं है, वह मूल ढांचे के लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। 1 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? गलत पूछा है तो केवल 3 बी। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रवर्तन और सीमाएं को लेकर के क्वेश्चन होगा इसमें। यहाँ पर मूल अधिकारों के प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट, ठीक है, और जो उनकी सीमाएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में लिमिटेशन होता है उसके बारे में देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार स्वयं में एक मूल अधिकार होता है। पहली बात यहाँ से 5वीं की करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर है, उन्होंने यहाँ पर आर्टिकल जो 32 है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि यह संविधान जो है उसका अधिकार के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जाने का एक स्वयं के मूल को अधिकार देगा। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा दिए गए अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि जो 44वें संविधान संशोधन है 1978 1978, ठीक है, इसमें इसके बाद में नियम था कि यहाँ पर आपातकाल के दौरान भी यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया सकता है। सेकंड गलत हो जाएगा, पहला सही है। तीसरा, सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के लिए मूल अधिकारों का प्रयोग पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि आर्टिकल 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसी के अनुशासन के लिए उन्हें मूल अधिकारों को सीमित कर सके। राइट, 1 और 3 करेक्ट है। आंसर 5वीं का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है मूल अधिकारों के वर्गीकरण और उनकी पहुंच के संदर्भ में विचार करना है। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ नागरिकों और विदेशियों शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर भी दोनों देशों को उपलब्ध होंगे। बात सही है, ठीक है, करेक्ट है। सेकंड है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त होंगे, ये भी बात करेक्ट है। 15, 16, 19, 29, 30 है ना, 15, 16, 19 से 29, 30, हाँ ठीक है, मुझे याद है ना, ऐसे करके मैंने याद किया था मैंने 15, 16, 19, 29, 30, राइट, तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप 19, 29, 30, तो सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, मूल अधिकार स्थायी नहीं है और यहाँ पर संसद इन्हें साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर मूल अधिकार स्थायी है, इन्हें संसद बदल नहीं सकती है, इन्हें संसद बदल सकती है, राइट, लेकिन उन्हें साधारण बहुमत से नहीं बदला सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, छठे का बी से हो जाएगा। दो बातें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, एक नहीं यहाँ पर बोला है अनुच्छेद 13 के तहत विधि या लॉ है उसकी परिभाषा न्यायिक समीक्षा के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द में केवल स्थायी कानून शामिल है जो संसद या राज्य विधानमंडल जो होते हैं उसके द्वारा पारित किए गए होते हैं। पहली बात, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसलिए गलत, क्योंकि अनुच्छेद 13 में विधि द्वारा पर विधि शब्द का दायरा काफ़ी बड़ा है, इसमें न केवल संसद के स्थायी कानून शामिल है बल्कि यहाँ पर अस्थायी कानून जैसे कि राष्ट्रपति, ठीक है, न कि स्थायी कानून शामिल है बल्कि इसमें अस्थायी कानून भी जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश भी शामिल होंगे। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से ये बोला है कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश, उप विधि नियम या अधिसूचनाएं भी विधि के दायरे में आएंगी। दूसरी बात क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा, अनुच्छेद 13 जो है संविधान संशोधन को स्पष्ट रूप से विधि घोषित करता है जिससे यहाँ पर मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिसमें केशवन भारती मामले में 1973 के अनुसार संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं होगा। हालांकि यदि संशोधन मूल ढांचे को नष्ट करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है, लेकिन वह अनुच्छेद 13 के कारण नहीं बल्कि मूल ढांचे के सिद्धांत के कारण होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा सिर्फ दूसरा करेक्ट है, बी आंसर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में विचार करना। देखते हैं विधियों के समान संरक्षण के संदर्भ में विचार करना है। पहली बात है विधि के समक्ष समानता एक सकारात्मक अवधारणा है जो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुमति एवं उपस्थिति को दर्शाती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 8वें का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है,
गलत है, क्योंकि यहाँ पर विधि के समक्ष समानता जो होती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक यहाँ पर जो नकारात्मक अवधारणा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकार के अभाव की बात करता है, यदि कोई कानून से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, पहले बात गलत हो जाएगी, राइट। सेकेंड बात हम लोग यहाँ से देखते हैं स्टेटमेंट का। सेकेंड बोला है कि विधियों के समान संरक्षण ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और ये समान परिस्थितियों के समान व्यवहार की बात करता है। सेकेंड बात भी इसकी गलत होगी। गलत है, सही है? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। हाँ ठीक है, देखो सेकेंड इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर विधियों का समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होते हैं, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ना कि ब्रिटिश से। ब्रिटिश से हमने विधि के समक्ष समता लिया है, तो ये बात इसलिए गलत है। पहली भी गलत हो जाएगी, दूसरी भी गलत है, तीसरी में आते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 14 के तहत विधि का शासन रूल ऑफ लॉ संविधान का मूल ढांचा होगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से क्या है? करेक्ट हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा वेल्स बात जो है 1980 में और अन्य मामलों में स्पष्ट रूप से बताया कि यहाँ पर अनुच्छेद 14 के तहत निहित विधि का शासन संविधान का मूल ढांचा होगा। ठीक है, तो क्या होगा? तो ओनली 3 करेक्ट है, तो एक बात इसकी सही है। 3 में कथन में एक कथन सही है, सिर्फ ए नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 9 नंबर। अनुच्छेद 15 के तहत विभेद प्रतिषेध के संबंध में विचार करना है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। पहला 9 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। दूसरा है अनुच्छेद 15 के प्रावधान केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं होंगे। सेकेंड बात गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 15(2) अनुसार दुकानें, भोजनालय, ठीक है, कुआं, तालाब उपयोग के मामले में ये अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध होगा। ठीक है। तीसरी बात है राज्य को महिलाओं, बच्चों और सामाजिक शैक्षिक जो रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी प्रावधान करने की अनुमति देता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 3 बात इसकी सही है, ए नंबर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 है क्रीमी लेयर के बारे में क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। क्रीमी लेयर अवधारणा मंडल और आयोग को लेकर के विचार करना है। क्रीमी लेयर की अवधारणा का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उन व्यक्ति को आरक्षण से लाभ से बाहर करना होता है जो आर्थिक सामाजिक रूप से उन्नत होते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं, दूसरा देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले 1992 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के साथ क्रीमी लेयर की पहचान करने को निर्देश दिया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, तीसरा वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा केवल उन लोगों पर लागू होती है जो सरकारी सेवा में ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर कार्यरत होते हैं। ये बात गलत है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्रीमी लेयर की पहचान केवल सरकारी पद ग्रुप ए ग्रुप बी से नहीं, बल्कि यह आय वर्तमान में 8 लाख सालाना और अन्य सामाजिक मानदंड पर भी आधारित होगी। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, तो यहाँ से आंसर है 10वें का। क्वेश्चन 11 आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। 103 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 6 जोड़ा गया ताकि ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान किए जा सके। पहला क्या होगा? 11वीं गायन से जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जो 103वां संविधान संशोधन था उसमें 2019 में 15(6) जोड़ा गया था। ठीक है, और 16(6) यहाँ पर जोड़ा गया था 103वें संविधान संशोधन, तो पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल उन शिक्षण संस्थानों पर लागू होता है जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों पर नहीं होंगे। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण सरकारी और निजी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। केवल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों माइनॉरिटीज जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इससे छूट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो सेकेंड गलत हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, यह आरक्षण मौजूदा SC ST और OBC आरक्षण के अतिरिक्त अधिकतम 10% तक सीमित करती है। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10% आरक्षण पहले से ही चले आ रहे, 50% कोटे SC ST OBC के अतिरिक्त होगा। ठीक है, तो 1 और 3, 1 और 3 है ना, 1 और 3 नहीं, 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखते हैं इसको। 12 बोले अनुच्छेद 14 जो 14 है इसके अपवादों के संबंध में विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान की गई किसी भी अधिकारी कार्यकारी जो कार्रवाई है उसके लिए यहाँ पर किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। पहली बात करेक्ट है। दूसरा, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। सेकेंड बात यह भी करेक्ट होगी। तीसरी बात है अनुच्छेद 31C के तहत लागू किए गए कुछ नीति निर्देशक तत्व DPS भी अनुच्छेद 14 की प्राथमिकता प्राप्त करते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है।
तीनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट हैं। तो आंसर क्या होगा, आर्टिकल 14 के बारे में तीनों स्टेटमेंट यहाँ से सही होंगे, इसके याद रखना है। ठीक है, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, विषय अनुच्छेद 16 और मंडल आयोग आरक्षण राजनीति के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के अवसर की समता के संबंध में विचार करना है। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के लिए केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान पर, निवास या उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता है। पहली बात क्या होगी, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, संसद कानून बनाकर यह शर्त लगा सकती है कि किसी विशेष राज्य में नियुक्ति के लिए वहां निवास होना अनिवार्य होगा। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 16(3) आर्टिकल में संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी विशेष राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए निवास की शर्त लगा सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में कुछ मामलों में हो सकता है ऐसा। तीसरी बात है अनुच्छेद 16, ठीक है, आर्टिकल 16 के तहत यहाँ पर अवसर की समानता का अधिकार केवल सरकारी नौकरी तक सीमित है, संविदात्मक जो होता है और नियुक्तियों पर नहीं होता है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, 13 का तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है कि अधिकार जो है ये सरकारी और जो सरकारी नौकरी के साथ साथ संविदात्मक जो है और सभी प्रकार के लोक नियोजन पर भी समान रूप से लागू होंगे। तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। आंसर 13 का 13 का 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 14 14 नंबर क्वेश्चन है, मंडल आयोग के और यहाँ पर इंदिरा साहनी जो मामला था 1992 के बारे में विचार करना है। उच्चतम न्यायालय ने 27% ओबीसी आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा था, लेकिन प्रोन्नति में आरक्षण को अस्वीकार कर दिया। पहली बात 14 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि यहाँ पर कुल आरक्षित सीटों की संख्या किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेकेंड बात भी करेक्ट है। क्रीमी लेयर के सिद्धांत को केवल ओबीसी वर्ग के लिए लागू किया गया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए नहीं। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 2 3 सभी करेक्ट है, सी आंसर होगा। क्वेश्चन 15 15 नंबर है, प्रोन्नति आरक्षण के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। 77 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है अधिनियम, उसके द्वारा अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया था, जिससे एससी और एसटी के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है। पहली बात क्या होगी, 15वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को 85वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक मान्यता दी गई है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, 85(1) जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2001 उसके माध्यम से, दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात है उच्चतम न्यायालय के KM नागराज मामले 2006 के अनुसार राज्य प्रोन्नति आरक्षण देने के लिए बाध्य हैं और उसे इसके लिए किसी डेटा की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर M नागराज मामले में 2006 में था जो, उसमें कोर्ट ने कहा था कि राज्य आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि ऐसा राज्य करना चाहता है तो उसे 3 चीज़ें साबित करनी होगी। एक तो पिछड़ापन, ठीक है, एक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, ठीक है, पिछड़ापन, एक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, और तीसरा प्रशासनिक दक्षता। ठीक है, प्रशासनिक दक्षता। ठीक है, डेटा की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इससे लिखना गलत बताना था, जैसे क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर डेटा की आवश्यकता नहीं है, लिखना इसे गलत बताता है कि डेटा की आवश्यकता होगी ऐसा करके ना, तो गलत हो जाएगी बात। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, बैकलॉग रिक्तियों के बारे में विचार करना है। 81वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद बारे में विचार करना है। 81वें संविधान संशोधन के बारे में बैकलॉग रिक्ति के बारे में देखते हैं क्या है। पहला, 81वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 16(4)(b) को जोड़ता है, जो राज्य की रिक्तियों की कैरी फॉरवर्ड नियम की अनुमति देता है। पहली बात 16 का पहला करेक्ट है। दूसरा, इसके तहत पिछड़े वर्ष की भरी गई आरक्षित रिक्तियों को एक अलग वर्ग माना जाता है और उन पर 50% की सीमा लागू नहीं होती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है। ठीक है, तीसरी बात है उच्चतम न्यायालय ने इस संशोधन को मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को रद्द नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर इसे वैध माना है, और कोर्ट ने माना कि या कोर्ट का मानना है कि जो सामाजिक न्याय है ये सुनिश्चित करने का एक तरीका होगा। तीसरी बात गलत है, 1 और 2 सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 81वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा इसे आर्टिकल 16(4) भी जोड़ा गया था, और ये राज्यों को अनुमति देता है कि ये किसी साल आरक्षित जो सीटें हैं उसकी खाली रह जाए तो उसे बैकलॉग बनाकर अपना साल भर सकते हो। तो 1 2 करेक्ट है इसका आंसर। 16 का ए यहाँ से सही होगा। 17 नंबर है 17 नंबर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर के देखते हैं इसमें।
193वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया था, जो राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्ति को 10% आरक्षण देने का प्रावधान करता है या अधिकार देता है। पहली बात ऐसे करेक्ट है। 103वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है। दूसरी बात है ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन समुदायों को प्रदान किया जाता है जो पहले से ही SC ST OBC आरक्षण के अंतर्गत आते हों। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण केवल उन लोगों को प्राप्त उन लोगों के लिए यहाँ पर होगा जो पहले से आरक्षण SC ST या OBC का लाभ नहीं ले रहे हैं, समान वर्ग से गरीब हैं, उनको दिया जाएगा। सबको पता है बात। ठीक है, तो गलत हो जाएगी। तीसरी बात है जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 103वें जो संशोधन है इसकी वैधता को इस प्रकार बरकरार रखा कि 50% सीमा अनुल्लंघनी नहीं होगी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर 1 और 3 इसका करेक्ट है। 17 का सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 18 नंबर अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के जो अंत है उसको लेकर के भारतीय संविधान में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पहली बात गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है और मैसूर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इसका अर्थ ऐतिहासिक रूप से दलितों के साथ किए गए व्यवहार से, न कि किसी बीमारी के कारण सामाजिक दूरी से। तो पहली बात गलत होगी। सेकेंड बात है सेकेंड यहां से अनुच्छेद 17 के तहत प्राप्त अधिकार पूर्ण होता है, जिसका अर्थ होता है कि वह इस पर कोई भी उचित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 17 एक पूर्ण अधिकार है। इसका अर्थ होता है कि इस अधिकार को राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ये एकमात्र ऐसा मूल अधिकार होता है जिसका कोई अपवाद नहीं होगा। सेकेंड करेक्ट है। तीसरा, यह अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध होगा, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। तीसरी बात गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ उपलब्ध होगा यदि कोई समान नागरिक भी आपके छुआछूत यहाँ पर करता है, ऐसा कुछ करता है तो ठीक है, उसे सजा भी हो सकती है। राइट, तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है 19 नंबर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के बारे में विचार करना है। 1976 में इस अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण कर दिया गया था। पहली बात 19 का पहला करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, इस अधिनियम के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया सकता था। सेकेंड बात करेक्ट है बी। ठीक है। तीसरा, अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना इस अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध था। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें सार्वजनिक पूजा स्थल, ठीक है, होटल, दुकान, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान, ठीक है, ये सब जगह रोकना दंडनीय अपराध माना गया था। ये बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 19वीं का 1 2 3 सभी तीनों सी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है अनुच्छेद 18 उपाधियों को लेकर के देखते हैं इसको। ये बोले राज्य सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान के अलावा कोई उपाधि है अनुपाधि है वो प्रदान नहीं करेगा। पहला 20 का पहला करेक्ट है, क्योंकि राज्य जो है केवल सैन्य मेजर या कर्नल और अकेडमिक मतलब जैसे डॉक्टर या प्रोफेसर सम्मान दे सकता है। पुराने समय की उपाधियाँ जैसे राय बहादुर, महाराजा अब प्रतिबंधित हैं। तो पहला सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। सेकेंड, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करता है या नहीं कर सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी देश से कोई उपाधि या टाइटल जो होता है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना या समान तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। सही बात है। तीसरा, भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर किसी विदेशी व्यक्ति भारत सरकार के अधीन काम कर रहा है और वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि नहीं ले सकता है। ये भारत के प्रति उसका वफादारी सुनिश्चित करने के लिए होगा। तीनों बातें सही है। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 20 का 21 है भारत रत्न पद्म पुरस्कारों के वैधानिक संबंध में विचार करना। देखते हैं इसको। बालाजी राघवन मामले 1976 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियां नहीं होंगी। पहली बात यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है, सही है, क्योंकि यहाँ पर जो पुरस्कार उपाधि मतलब टाइटल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मान के लिए यहाँ पर होगा। ठीक है, तो पहली बात सही है। इन पुरस्कारों का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के आगे उपसर्ग या प्रफिक्स प्रत्यय सफिक्स के रूप में किया जा सकता है। गलत होगा, क्योंकि कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि इन पुरस्कारों में भारत रत्न
पद्म विभूषण आदि का उपयोग के नाम के आगे पीछे प्रफिक्स या सफिक्स के रूप में नहीं कर सकते हो उसको, जैसे कि भारत रत्न फलाना है ना, कोई जैसे भारत रत्न शिवा है ना, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। भारत रत्न जो नीरज सर है ना ऐसा, या भारत रत्न कोई और सर है ना, तो ऐसा कुछ भी करो तो यहाँ पर ऐसा नाम किसी का नहीं लगा सकते हो, ठीक है, या पीछे भी नहीं जोड़ सकते हो, राइट। ऐसा करने पर सम्मान वापस लिया जा सकता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, ये बोला कि जोड़ सकते हो तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी, लेकिन 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा इन्हें बंद कर दिया गया था, ये बात करेक्ट है। और फिर से बाद में जो इंदिरा गांधी सरकार ने इसे पुनः शुरू कर दिया था, ठीक है, याद रखना है। आंसर 1 3 करेक्ट है, बी। 22 नंबर है, 22 नंबर, मंडल आयोग के संबंध में विचार करना है। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में 50% की सीमा को एक समान नियम बताया था, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों या असाधारण परिस्थिति में इसमें ढील दी जा सकती है। पहली बात, 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, मंडल आयोग ने देश की जनसंख्या में अनपिछड़ा वर्ग ओबीसी की हिस्सेदारी 52% होने का अनुमान बताया है, सेकेंड बात करेक्ट है, ठीक है। और हिस्सा ओबीसी का होगा जिसमें SC ST को छोड़कर बताया गया, इसी आधार पर उन्होंने आरक्षण की सिफारिश की थी। तीसरी बात है, वर्तमान में स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण अनुच्छेद 16 के दायरे में आता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बात गलत है, क्योंकि जो 16 केवल सरकारी नौकरी में लोक नियोजन आरक्षण की बात करता है, और पंचायत नगर पालिका में जो ओबीसी संरक्षण मिलता है वह अनुच्छेद 243D और 243T है ना, इसके अंतर्गत आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने के कृष्णमूर्ति केस में स्पष्ट किया था कि नौकरियों वाला आरक्षण और स्थानीय निकाय वाला आरक्षण दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होगा ये, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, मंडल आयोग को लेकर के आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो 1 2 करेक्ट है, तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, राइट। आंसर क्या होगा, 22 का सही आंसर बी आंसर। 23 है, 23 नंबर, अनुच्छेद 17 के उल्लंघन, अनुच्छेद 17 के उल्लंघन के परिणामों के बारे में क्या सत्य होगा, इसमें से क्या सही है। देखो, अनुच्छेद 17 इसके उल्लंघन के बारे में जो सही बात है, अपराध करने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति अस्पष्टता अधिकार के लिए दोषी पाया जाता है तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है, बी यहाँ से सही आंसर है। 24 है, मंडल आयोग और पिछड़ेपन की पहचान के बारे में विचार करना है। आयोग ने पिछड़ेपन की पहचान के लिए केवल आर्थिक मानदंडों का उपयोग किया था। पहला 24 का गलत है, क्योंकि यहाँ पर मंडल आयोग ने केवल आर्थिक नहीं बल्कि यहाँ पर सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक इन तीनों स्थितियों को लेकर के 11 संकेतक का उपयोग किया था। उनके लिए जाति पिछड़ेपन की पहचान मुख्य आधार थी, पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और यहाँ पर आर्थिक तीनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग भारित अंक निर्धारित किए थे, सेकेंड बात करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, बीपी मंडल आयोग ने भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था, बीपी मंडल आयोग भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। तीसरी बात गलत, क्योंकि बीपी मंडल आयोग भारत का दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर आयोग 1953 था, ठीक है, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, पहला भी गलत था और तीसरा भी गलत है, बी आंसर होगा। 25 है, अनुच्छेद 18 के उल्लंघन के मामले में सजा के प्रावधान के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको, 25 नंबर को। पहली बात है, संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करने पर किसी विशिष्ट दंड का उल्लेख नहीं करता है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मूल संविधान का आर्टिकल 18 केवल उपाधियों लेने से मना करता है, लेकिन उसे तोड़ने और पर सजा मिलेगी इसका उल्लेख इसमें नहीं हुआ है संविधान में, ठीक है, तो बात सही है। सेकेंड है, कह रहा है इसका उल्लेख नहीं करता दंड का, सही बात है। और संसद के पास अनुच्छेद 18 के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करने हेतु कानून बनाने की शक्ति होती है, सेकेंड बात सही है। ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से अच्छा पहला भी सही था ना, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, दोनों बातें सही है, राइट, पहला और दूसरा दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 26 है, पिछड़ा वर्ग और की यहाँ पर जो सूची तैयार करने की शक्ति के संबंध में विचार करते हैं। 102वां संविधान संशोधन ने राज्यों की ओबीसी सूची तैयार करने की शक्ति छीन ली थी, पहली बात। 26वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, 102वां संविधान संशोधन 2018 में, ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 ने राज्यों को अपनी स्वयं की ओबीसी सूची बनाने और बनाए रखने की शक्ति को बहाल कर दिया था, सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, ठीक है। 105वां संविधान संशोधन ये भी
तो यहाँ से क्या होगा, सही बात है, दूसरा सही है, पहला भी सही है। तीसरा, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य केवल केंद्रीय नियुक्तियों के लिए ओबीसी सूची बदलाव कर सकता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्य अपनी स्वयं सेवाओं और राज्य के शिक्षण संस्थानों के लिए अपनी स्वयं ओबीसी सूची बना सकते हैं, केवल वे केंद्रीय नियुक्तियों तक सीमित नहीं होंगे। 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित पर विचार करते हैं। अनुच्छेद 17-18 समता के अधिकार और अनुच्छेद 17-18 समता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी के समूह का हिस्सा होंगे। पहली बात है 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। 17 आपका जो स्पष्ट हो गया और 18 आपका उपाधियाँ, ये सामाजिक समता सुनिश्चित करने के उपकरण होंगे। पहला करेक्ट है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये वाला, याद रखना है। सेकेंड बात है, जहाँ अनुच्छेद 17 सामाजिक भेदभाव को समाप्त करता है, वहीं अनुच्छेद 18 राज्य द्वारा कृत्रिम भेदभाव, आर्टिफिशियल यहाँ पर जो इसका जो भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है एक तरह से, उसको लेकर के भेदभाव पैदा करेगा, रोक लगाएगा उस पर। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुच्छेद 17 है उस पर भेदभाव को मिटाता है जो समाज ने पैदा किया है, जातिवाद। और अनुच्छेद 18 यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव जैसे राजा नवाब आदि को उपाधियाँ देना है ना, पैदा करने से रोकता है। तो सेकेंड बात भी करेक्ट है इसकी, पहली बात भी सही है। तीसरी बात है, तीसरा बोला है ये दोनों अनुच्छेद गैर नागरिकों के विरुद्ध भी लागू होते हैं। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि ये अधिकार जो होते हैं भारत में रहने वाले विदेशी जो नागरिक होते हैं इनको भी प्राप्त होते हैं। राज्य किसी विदेशी के साथ भी छुआछूत नहीं कर सकता है और ना ही उनके कोई ऐसी उपाधि दे सकता है जो समानता का उल्लंघन करता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है आपको ये सब, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा सभी तीनों करेक्ट हैं। सी यहाँ से 27 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ हम लोग की पॉइंट समझते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर जो मंडल आयोग ने उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी, ठीक है वो, लेकिन यहाँ पर उसे वीपी सिंह जो सरकार है उसने यहाँ पर 1990 में लागू किया था। इसके जवाब में नरसिम्हा राव सरकार थी, उसने क्या किया था 1991 में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की कोशिश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में रद्द कर दिया था। और वही आधार था जब वो EWS 2019 में संवैधानिक संशोधन के जरिए से सफल हुआ था। तो की पॉइंट इसको आप बना के नोट लिख सकते हो, ठीक है। बस यहाँ से आपको 27 क्वेश्चन खत्म हुए और इस टाइप से आपका जो टारगेट है डेली का, इसमें डे 4 आपका कंप्लीट हुआ आज 13 फरवरी का, ठीक है। कल आपका आएगा डे 5 होगा कल, और कल मैं करंट के कम से कम 3 से 4 टॉपिक ऐड करूंगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, करंट के 3 से 4 टॉपिक ऐड करने के बाद जो सुबह मॉर्निंग में करते हैं उसमें हम लोग MCQs भी ऐड करेंगे, कम से कम 5 से 6 MCQs भी, ठीक है। तो कल हम लोग सुबह देखेंगे वो भी टारगेट। आज वाला टारगेट नहीं हुआ तो आज कुछ अच्छे से कंप्लीट पूरा करो, रात को 8 से 9 बजे के बीच कंप्लीट करो, फिर रात में 1-2 घंटे इसको 2 घंटे लर्न करने को पूरा दे दो जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक एक चीज़ आप डेली सीक्वेंस से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा आपको फील होगा, एकदम से बोझ नहीं पड़ेगा आपके ऊपर हर चीज़ का, ठीक है। बाकी भी UPSC आने वाला है तो मैं हर एक चीज़ हर चीज़ को कवर करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो जोड़ सकते हो और भी किसी को भी जोड़ सकते हो कोई टेलीग्राम पे ऐड करके, राइट। तो देखो आप किसी को जब ऐड करते हो ना तो आपको उससे मोटिवेट मिलता है कि हाँ चलो मैंने इस टॉपिक कवर कर लिया, इसने से पूछे मैंने क्या क्या कुछ क्वेश्चन किए, इससे कितने सही, मेरे कितने सही, क्या गलत। अगर अकेले पढ़ते रहोगे देखते रहोगे तो आपको कंपटीशन कुछ नहीं समझ आएगा, है ना। तो लोग क्यों बोलते हैं मुखर्जी नगर में रहना है या दिल्ली रहना है, क्यों बोलते हैं, घर पर रह के क्यों नहीं बोलते, लाइब्रेरी में क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए क्योंकि घर में कितना पढ़ रहे हैं क्या पढ़ नहीं पता, लाइब्रेरी में क्या दिन रात लोग पढ़ते रहते हैं तो उनको देख के हमको थोड़ा लगता है। तो इस टाइप से लोगों को जोड़ो, ऐड किया करो, है ना। अपने आसपास माहौल बनाओ, लोगों को देखो कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं, क्या है, दोस्त हैं, भली दोस्त क्यों ना हो, है ना। तो इतना बाकी एंड करते हैं से इसको। कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट में टेलीग्राम में पूछ सकते हो, ठीक है। और सुबह मैंने दोपहर में PT 65 के टॉपिक जो मैंने दिए थे आज टारगेट में वो ऐड कर दिए, वो आप इसको जाके छांट के अपने पढ़ सकते हो, पढ़ भी चुके होगे, नहीं पढ़ चुके हो तो पढ़ सकते हो जाके भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।